हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। आज का लेसन थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम सीखेंगे कुछ स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस, पर ये सारे फ्रेजेस है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस सुना इस बारे में? एक प्रेपोजिशन लेंगे और उसके आगे कुछ वर्ड्स लगाएंगे जिनकी मदद से बनेंगे कुछ स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस। और मैं आपको बता दूं कि फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स इन फ्रेजेस को अक्सर अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं एंड आई एम श्योर इन फ्रेजेस की मदद से आप भी काफी हद तक इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो ये है पार्ट 1 ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज होता क्या है। What is a prepositional phrase? I'm sure आप prepositions तो जानते हो, in, on, at, by, between, right? ये सारे prepositions हैं और हम अक्सर हमारे sentences में इन्हें यूज करते हैं। पर जब हम prepositions के सामने कुछ words लगाते हैं, जैसे एक वर्ड हो सकता है या दो या तीन वर्ड्स हम जब लगाते हैं तो एक नया फ्रेज बनता है, उसका मतलब भी अलग होता है, राइट? और ये काफी स्मार्ट फ्रेजेस होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर अक्सर इन फ्रेजेस को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। पर ये फ्रेजेस यूज कहां होते हैं और हम क्यों यूज करते हैं, ये समझते हैं। आप इन फ्रेजेस को यूज करते हैं ये बताने के लिए कि व्हेन एंड वेयर समथिंग हैपेंड, कब और कहां कोई चीज हुई, ये बताने के लिए काम आते हैं। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करने के लिए भी यूज आते हैं। मतलब कोई चीज अगर आपको कंपेयर करनी है तभी भी आप प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का यूज करते हैं। शायद आपने प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में पहले नहीं सुना होगा। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है फ्रेजल वर्ब्स की तरह। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन से प्रेपोजिशनल फ्रेजेस सीखेंगे। आज हम सीखेंगे बाय नेचर, बाय रिक्वेस्ट, बाय वर्ड ऑफ माउथ, बाय द टाइम, बाय मीन्स ऑफ, बाय डिजाइन, बाय नो मीन्स, बाय फार। आज हम करीब करीब 8 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस सीखेंगे। और अगर आपने नोट किया होगा कि इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है प्रेपोजिशन बाय, राइट? तो देखा आपने, एक प्रेपोजिशन के आगे अगर हम कुछ वर्ड्स जोड़ दें तो कितने सारे इंग्लिश के नए फ्रेजेस हम सीख सकते हैं। और इसी तरह से आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, इसी तरह से आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी फॉर एवरीडे कॉन्वर्सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रेज के साथ, जो है बाय नेचर। बाय नेचर। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, ये जो वर्ड है ना नेचर, इसे हम नेचर नहीं कहते, इसमें आर नहीं आता है, हम आर प्रोनाउंस नहीं करते। इट इज नेचर। नेचर, से इट विथ मी, नेचर। नेचर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्वभाव से। ठीक है, हम कहते हैं ना उसका नेचर अच्छा है, इसका मतलब ही है उसका स्वभाव अच्छा है। तो जब हम कह रहे हैं कि नेचर, बाय नेचर, इसका मतलब है स्वभाव से। कोई इंसान अपने स्वभाव से ही वैसा है या कोई चीज उसके स्वभाव से ही वैसी है। जब आपको यह कहना हो तो आप यूज कर सकते हो बाय नेचर। एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आप इसे कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है ये समझ पाए। जापानीज पीपल आर क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेचर। जो जापानीज है वो अपने स्वभाव से ही काफी ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब उनका जो दिन का पूरा दिनचर्या होता है, जो डेली रूटीन होता है, वो काफी ऑर्गेनाइज्ड होता है। दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय नेचर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ गो गेटर बाय नेचर। मतलब स्वभाव से ही वो काफी हिम्मत वाला है कह सकते हैं, या हमेशा हर मुकाबले का सामने करने वाला इंसान है। ही इज अ गो गेटर। उसी को हम कहते हैं इंग्लिश में ही इज अ गो गेटर, कभी हार नहीं मानता। तो ही इज गो गेटर बाय नेचर। वो स्वभाव से ही काफी हौसले वाला इंसान है। अब आपकी बारी है, आप बाय नेचर को यूज करके एक सेंटेंस मुझे कमेंट में लिखकर बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये लेसन कितना समझ में आ रहा है। हम बढ़ते हमारे फ्रेज नंबर 2 की तरफ, जो है बाय रिक्वेस्ट। ये समझने में तो बहुत आसान है। रिक्वेस्ट से, राइट? अनुरोध के द्वारा या रिक्वेस्ट के द्वारा कोई चीज करना या कोई अपॉइंटमेंट बुक करना बाय रिक्वेस्ट। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। द स्टोर अलाउज एंट्री ओनली बाय रिक्वेस्ट। बहुत सारे ऐसे स्टोर्स है, जैसे हम मॉल में जाते हैं तो हम किसी भी स्टोर में जा सकते हैं, राइट? उसे कहते हैं वॉक इन एंट्री। पर कई ऐसे स्टोर्स होते हैं, वेरी स्पेसिफिकली प्रीमियम ब्रांड्स, वो एंट्री सिर्फ अपॉइंटमेंट से ही बुक करते हैं, मतलब एंट्री देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बिल्डर के पास आपको जाना है, आपको फ्लैट देखना है, शो फ्लैट देखना है, तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है और फिर आपको वो बुलाते हैं, राइट? सो स्टोर अलाउज एंट्री ओनली बाय रिक्वेस्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं।
By request from the viewers, more episodes were added. व्यूअर्स की रिक्वेस्ट से उस वेब सीरीज में और एपिसोड्स डाले गए। अगर मैं रिसेंट एग्जांपल दूं तो मनी हाइस्ट है। मनी हाइस्ट का जो लास्ट सीजन बना है वो सिर्फ व्यूअर्स के रिक्वेस्ट से ही बना है, राइट? बाय रिक्वेस्ट। हम बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 3 की तरफ, जो है बाय वर्ड ऑफ माउथ। बाय वर्ड ऑफ माउथ काफी इंटरेस्टिंग फ्रेज है, मेरा फेवरेट फ्रेज है। इसका मतलब क्या है? अनुभव से प्रचार। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये माउस यूज कर रहा हूं, राइट, ये ब्लूटूथ माउस है और चार्ज होता है, और मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि ये माउस कैसा है। मैंने बोला काफ़ी अच्छा है और एक बार चार्ज करो तो करीब करीब 3 महीने चलता है। उसने भी खरीद लिया। तो क्या हुआ? मेरे एक्सपीरियंस से इस चीज़ का प्रचार हुआ, और उसी को कहेंगे बाय वर्ड ऑफ माउथ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ड ऑफ माउथ से ही फेमस होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल रेस्टोरेंट बिजनेसेस सक्सीड बाय वर्ड ऑफ माउथ। और सही बात है, सारे रेस्टोरेंट बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से ही या अनुभव से ही उनका प्रचार होता है। मतलब समझ लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, नए रेस्टोरेंट में गए, और खाना आपको काफ़ी अच्छा लगा। आपसे किसी ने पूछा रेस्टोरेंट कैसा है, आपने बोला बहुत बढ़िया है यार, खाना तो रियली गुड। वो दोस्त भी वहाँ पर चला गया या वो लोग भी वहाँ पर चले गए, उन्होंने और लोगों को बताया, तो क्या हो रहा है? वो रेस्टोरेंट फेमस हो रहा है बाय वर्ड ऑफ माउथ। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ही लर्नड अबाउट द जॉब बाय वर्ड ऑफ माउथ। वहां पर एक जॉब की वैकेंसी है, उसे कैसे पता चली? उसके दोस्तों के थ्रू। उसके दोस्तों ने बताया कि वहां पर बहुत सारी वैकेंसीज है, वहां पर लोगों को ले रहे हैं, सैलरीज अच्छी दे रहे हैं, तो वो भी वहां पर चला गया। दैट इज बाय वर्ड ऑफ माउथ। नेक्स्ट देखते हैं बाय द टाइम। बाय द टाइम, बाय द टाइम का क्या मतलब होता है? बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक। जब तक मतलब जब भी आपको कहना हो ना कि ये होने तक ये भी चीज हो जाएगी, तब आप यूज करोगे बाय द टाइम। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बाय द टाइम यू रीच होम डिनर विल बी रेडी। जनरली बीवी कहती है या आपकी मॉम कहती है कि तुम जब तक घर पहुंच जाओगे ना, डिनर रेडी हो जाएगा। बाय द टाइम यू रीच होम द डिनर विल बी रेडी। बाय द टाइम यू बिकम एन इंजीनियर आई विल रिटायर। शायद एक फादर अपने बेटे से कह रहा है या बेटी से कह रहा है कि तुम जब तक इंजीनियर बनोगे मैं रिटायर हो चुका हूंगा। क्लियर? बाय द टाइम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, और जो है बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ। बाय एक प्रेपोजिशन है, उसके आगे हमने लगाया है मीन्स ऑफ। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है किसी माध्यम से। मतलब कोई काम किसी माध्यम से हो रहा है, या कोई घटना किसी वजह से या किसी माध्यम से हुई है। जब आपको यह कहना हो तब हम यूज करेंगे बाय मीन्स ऑफ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वॉज एबल टू अफोर्ड दिस हाउस बाय मीन्स ऑफ अ लोन। मेरे पास पैसा नहीं था, पर लोन लेने की वजह से या लोन के माध्यम से ये मैं घर खरीद पाया। क्लियर? ही गॉट एडमिशन इन कॉलेज बाय मीन्स ऑफ डोनेशन। इसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, पर डोनेशन देने की वजह से या उसी के माध्यम से उसे एडमिशन मिल गया। राइट? काफी आसान है यूज करना। व्हाई डोंट यू मेक अ सेंटेंस इन द कमेंट्स? चलिए बढ़ते आगे। बाय डिजाइन। बाय डिजाइन ये काफी इंटरेस्टिंग फ्रेज है, ये भी मेरा एक फेवरेट फ्रेज है। बाय डिजाइन क्या मतलब हो सकता है इसका? एनी गेसेस? बाय डिजाइन, डिजाइन का मतलब होता है किसी चीज को अच्छा बनाना डिजाइन के थ्रू, राइट? दोस्तों इसका मतलब है बाय प्लानिंग या इंटेंशनली। देखा आपने, बाय प्रेपोजिशन के आगे हमने डिजाइन एक वर्ड लगा दिया, इसका मतलब कंप्लीटली चेंज हो गया। इसका मतलब होता है कोई काम प्लानिंग से करना या जानबूझकर करना। इन दोनों मतलबों के साथ एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल नॉट क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम विद लक बट बाय डिजाइन। तुम एंट्रेंस एग्जाम लक से क्लियर नहीं करोगे, प्लानिंग से क्लियर करोगे या बाय डिजाइन से क्लियर करोगे। डू यू थिंक ही डिड दिस बाय डिजाइन? तुम्हें क्या लगता है उसने ये जानबूझ के किया है? राइट? अभी हम यहां पर ये सेंटेंस यूज कर रहे हैं विद द मीनिंग इंटेंशनली। क्या उसने ये चीज जानबूझकर करी है? राइट? तो नेक्स्ट टाइम कभी आपको कहना हो कि यार मैंने ये बहुत प्लानिंग से किया है, तो आप कह सकते हो एक स्मार्ट तरीके से, आई डिड दिस बाय डिजाइन। मतलब मेटिकुलस प्लानिंग से मैंने ये किया है, बहुत सारी प्लानिंग इसमें गई है, मेहनत गई है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, और नेक्स्ट फ्रेज है बाय नो मीन्स। बाय नो मीन्स इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है किसी भी तरह से, मतलब किसी भी एंगल से देखो या सोचो, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई चीज पे आपको यकीन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। बाय नो मीन्स ही इज इनोसेंट। तुम कुछ भी बोलो या जैसे भी सोचो या किसी भी एंगल से देखो, ये इंसान भोला भोला नहीं है। ही इज नॉट इनोसेंट। और दोस्तों इसकी प्रोनाउंसिएशन है innocent and not innocent, it's innocent, right? Bad language is by no means tolerated here. किसी भी हालात में गंदी जुबान यानी गाली गलौज यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, राइट? हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, और जो है by far, by far, और इसका मतलब है अब तक। ये फ्रेज बहुत काम आएगा जब भी आपको कहना हो, मतलब कोई चीज आपने पास्ट में की है और प्रेजेंट में ऐसी कोई चीज आपने ना देखी होगी ना खाई होगी, राइट? जो आपको कंपेयर करना हो तब आप यूज करोगे बाय फार। पर इसे सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे ये देखते हैं। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज बाय फार माय फेवरेट मूवी। मतलब क्या, मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है पर परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस उनमें से अब तक की सबसे बेस्ट मूवी मुझे लगी है। आई एम श्योर आपकी भी कोई ना कोई होगी। बाय फार यू मस्ट हैव लाइक्ड सम ऑफ द अदर मूवी, राइट? मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए वो कौन सी मूवी है। बाय फार दिस इज बाय फार द बेस्ट केक आई हैड। मैंने बहुत सारे केक खाए पर ये जो केक है अब तक का सबसे बेस्ट केक है। बेस्ट केक। तो मैं क्या कर रहा हूं, पास्ट में जो एक्शंस हुए उसको आज के एक्शन से मैं उसे कंपेयर कर रहा हूं, कॉन्ट्रास्ट कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस इन इंग्लिश। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। हम एक प्रेपोजिशन लेंगे, उसके आगे कुछ वर्ड्स लगाएंगे, एक नया फ्रेज बनता है, और ये फ्रेज हमारी मदद करता है ये बताने के लिए कि व्हेन एंड वेयर समथिंग हैपेंड, कोई चीज कहां और कब हुई, या फिर कोई चीज को अगर कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, तभी भी ये फ्रेजेस हमारे बहुत काम आते हैं। तो आज जितनी भी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है वो शुरू होते हैं फॉर से। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एजेस, फॉर अ चेंज, फॉर इंस्टेंस, फॉर नथिंग, फॉर द सेक ऑफ, फॉर लव, फॉर वंस, फॉर सेफ कीपिंग। अगर आपने देखा होगा इन सारे फ्रेजेस में एक चीज कॉमन है, वो है प्रेपोजिशन फॉर, और उसके आगे हमने कुछ वर्ड्स लगाए हैं जिनकी मदद से एक नया फ्रेज बन गया, एक काफी स्मार्ट फ्रेज बन गया। चलिए इन फ्रेजेस का क्या मतलब है और इन्हें कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है ये समझते हैं। पर उसके पहले अगर आप इस लेसन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं और इस लेसन के बेसिस पे अगर एक क्विज लेना चाहते हैं तो आपको हमारा नया एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ी है। इनफैक्ट मेरे जितने भी लेसन्स है उसका मैंने एक कोर्स बनाया है ताकि आप मेरे जितने भी लेसन्स है उसके क्विज और उसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाए, राइट? तो जैसे ही आप उस लिंक पर जाओगे तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी आपको इसका एक एक्सेस मिलेगा। आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस सही डालिए क्योंकि वो वेरीफाई होता है। इसके अलावा काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज है, पेड कोर्सेज है। फ्री कोर्सेज हमारे यूट्यूब वीडियोज़ को ऑर्गेनाइज करके बनाए हुए हैं, और पेड कोर्सेज काफ़ी नए कोर्सेज है जो अगर आप चाहो तो ले सकते हो ताकि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी डेवलप हो पाए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे लेसन की तरफ, और हमारा सबसे पहला फ्रेज है फॉर एजेस। फॉर एजेस इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? फॉर एजेस का मतलब होता है एक जमाने से, मतलब एक जमाने से कोई चीज हुई नहीं है या कोई चीज एक जमाना पुरानी है, तब आप यूज करोगे फॉर एजेस। चलिए देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। I haven't met Ria for ages. मुझे किसी ने पूछा कि क्या आप रिया से मिले हो? मैंने कहा मैंने एक जमाने से उससे नहीं मिला हूं। I haven't met Ria for ages. I haven't ridden a bike for ages. जब कॉलेज में था मैं बहुत बाइक चलाया करता था, पर अब मैं नहीं चलाता हूं। So I haven't ridden a bike for ages. अगर आपने नोट किया होगा मैंने कहा ridden। काफी लोग कहते हैं कि I haven't ड्रिवन अ बाइक। बाइक आप राइड करते हो, गाड़ी आप ड्राइव करते हो, राइट?
और इसकी थर्ड फॉर्म है ridden. I haven't ridden a bike for ages. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. I haven't visited my village for ages. I haven't visited my village for ages. मेरा विलेज है गोवा. गोवा इज माई विलेज. और इनफैक्ट मैं काफ़ी टाइम से नहीं गया हूँ. इनफैक्ट 10 साल हो गए मैं नहीं जा पाया हूँ. सो आई हैवंट विजिटेड माई विलेज फॉर एजेस. राइट, अब आपकी बारी है. आप फॉर एजेस को यूज करके कमेंट्स में एक सेंटेंस मुझे लिखकर जरूर बताइए. और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्ट फ्रेज की तरफ, जो है फॉर चेंज. फॉर अ चेंज. चेंज का मतलब होता है बदलाव, और फॉर चेंज का मतलब होता है कुछ अलग करना. आपके जो रूटीन है, जो आप रेगुलरली करते हैं, आपका जो दिनचर्या है, उससे कुछ अलग करना. राइट, तब आप यूज कर सकते हो फॉर अ चेंज. सेंटेंसेस देखते हैं. वी ऑलवेज गो देयर. फॉर अ चेंज लेट्स गो टू द न्यू रेस्टोरेंट. अक्सर ये होता है कि हम कोई एक रेस्टोरेंट हमें बहुत पसंद होता है और हम अक्सर वहीं जाते हैं, वहीं खाते हैं. पर फॉर अ चेंज हमें कभी कभी नया रेस्टोरेंट भी ट्राई करना चाहिए. राइट, वी ऑलवेज गो देयर. फॉर अ चेंज लेट्स गो टू द न्यू रेस्टोरेंट. हम इस रेस्टोरेंट में हमेशा जाते हैं. चेंज के लिए, बदलाव के लिए एक नए रेस्टोरेंट में चलते हैं. फॉर अ चेंज टुडे आई विल वर्क फ्रॉम अ कैफे. बदलाव के लिए, माहौल के बदलाव के लिए आज मैं एक कैफे में जाके काम करूंगा. अक्सर मैं घर से काम करता हूं, मैं बहुत बोर हो चुका हूं घर से काम करते करते. आज मैं कैफे में जाकर काम करूंगा. फॉर व्हाट? फॉर अ चेंज. और ये हकीकत बात है. अक्सर मैं कैफे में जाके बैठकर आपके लेसन के स्क्रिप्ट्स लिखता हूं या ब्लॉग पोस्ट लिखता हूं. ये अक्सर मैं करता हूं. चलिए, आपकी बारी है. फॉर अ चेंज को यूज करके जरूर एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए. और हम बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 3 की तरफ, जो है फॉर इंस्टेंस. फॉर इंस्टेंस, आपकी कॉन्वर्सेशन में जब भी आपको किसी चीज का एक उदाहरण देना हो तो आप क्या कहते हो? फॉर एग्जाम्पल. राइट, आप उसकी जगह यूज कर सकते हो फॉर इंस्टेंस. इसका मतलब है मिसाल के तौर पर या उदाहरण के तौर पर. चलिए सेंटेंसेस देखते हैं. द लॉकडाउन हैज चेंज्ड द जॉब इंडस्ट्री. फॉर इंस्टेंस, मोर पीपल वांट टू वर्क फ्रॉम होम. लॉकडाउन ने जॉब इंडस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर, बहुत सारे लोगों को घर से काम करना अभी बहुत पसंद है या अच्छा लगता है. The each Android version is named after a dessert, for instance, Oreo और Jelly Bean. अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हो तो आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड के जो नए अपडेट्स आते हैं, नया वर्जन आता है, वो एक डिजर्ट यानी जो स्वीट हम खाते हैं ना खाना खाने के बाद, उसके नाम पर रहता है. जैसे ओरियो है, जेली बीन है. राइट, ये एंड्रॉयड के अलग अलग वर्जन है. सो ईच एंड्रॉयड वर्जन इज नेम्ड आफ्टर अ डिजर्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं कहूंगा फॉर इंस्टेंस ओरियो और जेली बीन. देखिए कितना बढ़िया तरह से यूज हुआ है फॉर इंस्टेंस. तो ये मत कहो फॉर एग्जाम्पल, यूज करो फॉर इंस्टेंस. जल्दी से एक कमेंट्स में एक सेंटेंस आप लिखिए. और हम बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 4 की तरफ, जो है फॉर नथिंग. फॉर नथिंग. नथिंग का मतलब है कुछ नहीं. बट फॉर नथिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों? फॉर नथिंग का मतलब है आपकी मेहनत व्यर्थ होना या टाइम वेस्ट होना. इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं ताकि आपको ये एग्जैक्टली क्लियर हो यूज कैसे करना है. ओ, द शॉप इज क्लोज्ड. आई केम ऑल दिस वे फॉर नथिंग. अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी दुकान पर जाते हैं, पता चलता है कि दुकान में तो ताला लगा है, दुकान तो बंद है, और आप कहते हो यार मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, इतनी दूर में आया और मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, या मेरी मेहनत पूरी व्यर्थ हो गई. राइट, इसका यही मतलब है. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. रिया टुक ऑल द क्रेडिट. इट सीम्स आई वर्कड हार्ड फॉर नथिंग. मैंने प्रेजेंटेशन बनाई और उस प्रेजेंटेशन का सारा क्रेडिट रिया ने ले लिया, तो मेरी मेहनत क्या हुई? बेकार हुई, मेरी मेहनत व्यर्थ हुई. सो आई वर्कड हार्ड फॉर नथिंग. मैंने जितनी भी मेहनत की तो पूरी वेस्ट हो गई. देखिए कितना इंटरेस्टिंग फ्रेज है. आप एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए ताकि मुझे पता चले आप इन फ्रेजेस को कैसे यूज करेंगे. हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, जो है फॉर द सेक ऑफ. फॉर द सेक ऑफ, जिसका मतलब है किसी के खातिर, किसी के खातिर कोई काम करना. फॉर द सेक ऑफ. दे स्टेड टुगेदर फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन. कपल है जो अलग होना चाहता है, पर बच्चों के खातिर, फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन, उन्होंने साथ में रहने का डिसीजन लिया. फॉर द सेक ऑफ.
आई हेल्प्ड हिम ओनली फॉर द सेक ऑफ आवर फ्रेंडशिप। मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता, मैं उसके शायद वो जो करना चाहता है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, पर मैंने उसकी मदद क्यों की? क्योंकि हमारी दोस्ती के खातिर, राइट? तो किसी के खातिर जब भी आपको कहना है तब आप यूज करोगे फॉर द सेक ऑफ। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ जो है फॉर लव। फॉर लव जिसका मतलब है प्यार के खातिर। पर हम यहां पर इश्क मोहब्बत वाली बात नहीं कर रहे हैं। कोई काम करना क्योंकि आपको पसंद है, इसका यही मतलब है। एग्जाम्पल समझते हैं। आई डोंट वर्क हियर फॉर मनी, आई डू इट फॉर लव। मैं यहाँ पर पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, उसी प्यार के खातिर मैं यहाँ पर काम करता हूँ। शी डिड नॉट टेक अप द जॉब इन सिंगापुर ओनली फॉर लव। उसने सिर्फ प्यार के खातिर वहाँ पर जॉब नहीं लिया। और यहाँ पर यह कॉन्टेक्स्ट हो रहा है उसके बॉयफ्रेंड की वजह से उसने जॉब नहीं लिया वहाँ पर, क्योंकि वो वाकई वो जॉब करना चाहती थी, इसलिए उसने वो जॉब लिया। फॉर लव। बढ़ते हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ जो है फॉर वंस। फॉर वंस जिसका मतलब है बस एक बार। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगेन लेट फॉर वंस, कैन यू बी ऑन टाइम? तुम फिर से लेट आए, एक बार तो टाइम पर आया करो। इसका यही मतलब है फॉर वंस। फॉर वंस शो मी सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दिस हाउस। एक बार तो अपनी जिम्मेदारी इस घर की तरफ दिखाओ, एटलीस्ट फॉर वंस। नेक्स्ट फ्रेज है फॉर सेफ कीपिंग, और ये हमारा लास्ट फ्रेज है फॉर सेफ कीपिंग, जिसका मतलब है कोई चीज सुरक्षित रखने के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एट द जिम आई कीप माई मोबाइल इन द लॉकर फॉर सेफ कीपिंग। मैं नहीं चाहता कि मेरा फोन कोई छुए। चोरी करना अलग बात है क्योंकि कैमरास लगे होते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा फोन छुए, उसे खोले, राइट? तो इसलिए फॉर सेफ कीपिंग मैं अपना फोन लॉकर में रखता हूं। ही ऑलवेज कवर्स हिज कार फॉर सेफ कीपिंग फ्रॉम चिल्ड्रन। और इनफैक्ट मैं भी ये करता हूं, मेरी पार्किंग में मैं कार हमेशा कवर्ड रखता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चे आए उस पर स्क्रैच लगाए या देखे, उंगलियां लगाए, राइट? बच्चों की आदत होती है खेलते खेलते, आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो बच्चों को। तो फॉर सेफ कीपिंग आई ऑलवेज कवर माई कार। है कि नहीं ये इंटरेस्टिंग फ्रेजेस? जरूर यूज कीजिए। ये है पार्ट 3 ऑफ प्रेपोजिशनल इंग्लिश फ्रेजेस, जहां पर हम एक प्रेपोजिशन लेते हैं और उसके आगे कुछ वर्ड्स जोड़कर एक नया स्मार्ट फ्रेज बनाते हैं, और ये फ्रेजेस आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी को एक नए लेवल पर लेके जाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। आज के इस लेसन में हम जितने भी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस सीखेंगे वो होंगे विद द प्रेपोजिशन इन, जैसे इन अ मेस, इन नो टाइम, in action, in common, in disguise, in love, in control, in death, in death। इसकी प्रोनाउंसिएशन है डेथ एंड नॉट डेप्थ, भी इसमें साइलेंट है। तो आज हम सीखेंगे 8 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस विद द प्रेपोजिशन इन। पर उसके पहले एक जरूरी बात, अगर आप इस लेसन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे जितने भी लेसन्स है उसको मैंने एक कोर्स फॉर्मेट में डाला है, और मोबाइल ऐप पर ये सारे पीडीएफ्स और क्विजेस आपको मिलेंगे मेरे लेसन्स से पर्टेनिंग। ऐप पर आपको काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे, पेड कोर्सेज भी मिलेंगे जो आप ले सकते हैं और आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की, और हमारा सबसे पहला फ्रेज है इन अ मेस। इन अ मेस, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इन अ मेस का मतलब होता है मुश्किल में होना। ये एक स्लैंग तरीका है कहने का कि मैं मुश्किल में हूं या फिर मैं उलझन में हूं, किसी मुसीबत में हूं। इन अ मेस। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। द होल हाउस इज इन अ मेस आफ्टर द पार्टी। पार्टी होने के बाद क्या होता है? काफी सारे ग्लासेस पड़े रहते हैं, प्लेट्स पड़े रहते हैं, घर पूरा उथल पुथल हो जाता है, राइट? द होल हाउस इज इन अ मेस आफ्टर द पार्टी। एग्जैक्टली घर मुश्किल में नहीं है, पर चीजें बहुत बिखरी पड़ी हुई है। इट्स इन अ मेस। एक और एग्जांपल देखते हैं। राहुल इज इन अ मेस आफ्टर हिज डिवोर्स। राहुल काफी मुश्किल में है उसके डिवोर्स के बाद। ही इज इन अ मेस। द प्रोजेक्ट इज इन अ मेस आफ्टर द क्लाइंट रिजेक्टेड द प्रपोजल। क्लाइंट ने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, उसकी वजह से प्रोजेक्ट अभी मुश्किल में है, राइट? इन अ मेस। अब आपकी बारी है, आप इन अ मेस को यूज करके एक सेंटेंस मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए ताकि आपको
कॉन्वर्सेशन में इसे कैसे यूज करना है ये पता चले। हम बढ़ते हैं हमारे फ्रेज नंबर 2 की तरफ, और वो है इन नो टाइम। इन नो टाइम जिसका मतलब है बिना समय गवाए, कोई काम करना बिना समय गवाए, इसका मतलब होता है इन नो टाइम। एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टडी एवरी डे एंड योर इंग्लिश विल इंप्रूव इन नो टाइम। सही बात है, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द क्विक रिस्पॉन्स टीम रीच्ड द एक्सीडेंट स्पॉट इन नो टाइम। क्विक रिस्पॉन्स टीम मतलब जो इमरजेंसीज के लिए होती है, एक क्विक रिस्पॉन्स टीम जिसे कहते हैं। मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास क्विक रिस्पॉन्स टीम है, वो एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंची बिना टाइम गवाए, इन नो टाइम। अब आपकी बारी है, एक सेंटेंस इन नो टाइम को यूज करके जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। और हम बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 3 की तरफ, जो है इन एक्शन। समझने में बहुत आसान है, जिसका मतलब है हरकत में आना। हम कहते हैं ना, पुलिस हरकत में आ गई, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हरकत में आ गया। इसी का मतलब है टू कम इन एक्शन। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इनफ ऑफ डिस्कशन, वी नीड टू गेट इन एक्शन विद द आइडियाज। मीटिंग चल रही है, मैनेजर कह रहा है बहुत हो गया डिस्कशन, चलिए हरकत में आते हैं और हमारी आइडियाज को इंप्लीमेंट करते हैं। राइट, इन एक्शन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई वेंट टू सी विराट कोहली इन एक्शन। मैं मैच देखने स्टेडियम में गया, क्यों? क्योंकि मुझे विराट कोहली को हरकत में देखना था, यानी कि लाइव उसे देखना था। देखिए, इंग्लिश में ना फ्रेजेस का हिंदी से एग्जैक्ट मतलब नहीं होता। आप उसे एग्जैक्टली ट्रांसलेट करने की कोशिश मत कीजिए, वहां पर जाकर बोलने में काफी सारी गलतियां होती है। राइट, क्योंकि कई सारे सेंटेंसेस का, कई सारे फ्रेजेस का डायरेक्ट ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं हो पाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यू हैव टू गेट इन एक्शन इफ यू वांट टू गेट फ्लुएंट इन इंग्लिश। सही बात है, आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत ही सीरियसली करनी होगी अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है। इन एक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, जो है इन कॉमन। इन कॉमन इसका मतलब है समान गुण होना। किसी दो चीजों में, किसी दो इंसानों में समान गुण होना, तब आप यूज कर सकते हो इन कॉमन। एग्जाम्पल है, वी हैव अ लॉट इन कॉमन। हम दोनों के बीच में काफी सारे समान गुण है, समानताएं है। रिया एंड राहुल मेक अ गुड कपल। मेक अ गुड कपल मतलब वो काफी अच्छी, उनकी काफी अच्छी जोड़ी बनती है। क्यों? क्योंकि उनमें काफी सारे समान गुण है। रिया एंड राहुल मेक अ गुड कपल, दे हैव अ लॉट इन कॉमन। उनमें काफी सारे समान गुण है। देखिए, काफी इंटरेस्टिंग फ्रेज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, जो है इन डिस्गाइज। इन डिस्गाइज ये मेरा फेवरेट फ्रेज है और मैं इसे अक्सर यूज करता हूं मेरी कॉन्वर्सेशन में। डिस्गाइज इसका मतलब क्या है? अलग भेष में आना या बहरूपिया बनकर आना, इसका मतलब होता है इन डिस्गाइज। मतलब जो आप हो उससे अलग भेष पहनकर बाहर निकलना। राइट, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सेलिब्रिटीज ऑफन गो आउट इन डिस्गाइज टू अवॉइड क्राउड। ये सेलिब्रिटीज अक्सर करते हैं, वो अपना थोड़ा सा हुलिया बदलेंगे और क्राउड में जाएंगे, पब्लिक प्लेस में जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा? क्राउड उन्हें घेर लेता है। तो सेलिब्रिटीज ऑफन गो आउट इन डिस्गाइज टू अवॉइड क्राउड। नेक्स्ट है, द मिनिस्टर विजिटेड द साइट इन डिस्गाइज टू चेक द प्रोग्रेस। प्रोग्रेस किसी प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस चेक करने के लिए। जैसे इनफैक्ट कुछ ही दिनों पहले की बात है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है मुंबई के, वो पहुंचे थे एक साइट पे, डिस्गाइज में पहुंचे थे, एक नॉर्मल एक इंजीनियर की तरह पहुंचे थे, ये देखने के लिए कि मेट्रो का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है। इन डिस्गाइज। दोस्तों नेक्स्ट है इन लव। इन लव जिसका मतलब है किसी चीज से आकर्षित होना। हम वो प्यार में पड़ने वाली बात नहीं कर रहे, आकर्षित, किसी चीज को अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना। इन लव। एग्जाम्पल से समझते हैं। I fell in love with this car the moment I saw it. जैसे मैंने वो गाड़ी को देखा, मैं अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित हो गया। I fell in love with the car. I was in love with cycling when I was young. मैं काफ़ी साइकिलिंग किया करता था जब मैं इनफैक्ट मेरे कॉलेज में था। तो I was in love with cycling when I was young. दोस्तों नेक्स्ट फ्रेज है इन कंट्रोल। आई एम श्योर ये समझने में बहुत आसान है। नियंत्रण में होना या काबू में होना, उसे कहेंगे इन कंट्रोल। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द मैच इज नाउ इन कंट्रोल एंड दे कुड विन।
मैच अभी काफ़ी काबू में आ गया है, काफ़ी सारे विकेट्स गए हैं नेक्स्ट टीम के, तो वो कंट्रोल में आ गया, नियंत्रण में आ गया है, एंड टीम डेफिनेटली जीत जाएगी. द इंडिया विल विन द मैच. ही इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ हिज इमोशंस आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब. उसका जॉब खोने के बाद वो अपने इमोशंस के कंट्रोल में नहीं है. यहां पर हमने एक नेगेटिव फॉर्म में इसे यूज किया है, नॉट यूज किया. ही इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ हिज इमोशंस. नेक्स्ट फ्रेज है इन डेथ. इन डेथ इसकी प्रोनाउंसिएशन डेप्थ नहीं है, हम डेथ कहते हैं, डेथ एंड नॉट डेप्थ, जिसका मतलब होता है कर्जे में होना या फिर किसी का आभारी होना, आभार व्यक्त करना. एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं. ही इज इन डेथ फ्रॉम हेड टू टो. फ्रॉम हेड टू टो ये एक इंग्लिश का ईडियम है. ही इज इन डेथ फ्रॉम हेड टू टो, इसका मतलब वो सिर से पैर तक कर्जे में डूबा हुआ है. ही इज इन डेथ फ्रॉम हेड टू टो. आई एम इन डेथ ऑफ यू, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी. मैं तुम्हारा ऋणी हूं, ठीक है, तुम्हारी थैंक्स मेरी मदद करने के लिए, मतलब मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं, थैंक यू कह रहा हूं. आई एम इन डेथ ऑफ यू एक स्मार्ट तरीका ये कहने का कि आई एम ऑब्लाइज्ड या मैं आभारी हूं. आई एम इन डेथ ऑफ यू. तो आज के लिए बस इतना ही. आज आपने सीखे हैं 8 नए इंग्लिश फ्रेजेस. इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में जरूर यूज कीजिए और मुझे कमेंट्स में लिखकर भी बताइए कि इनमें से आपका फेवरेट फ्रेज कौन सा है. मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में. तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर. और हाँ, यहां तक बने हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए. बाय.